बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ इन्हेंसिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू रीडिंग। टॉपिक नंबर 68 देखें इसका, टीचिंग रीडिंग एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का बताती हूँ, जो कि हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, उन्हीं सारी स्ट्रैटेजीज को हम लोग जो है यहाँ पर, सॉरी, कॉम्पिटेंस की टाइप्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। टीचिंग रीडिंग एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हैविंग गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। और ये नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें टेक्स्ट को, रिटन टेक्स्ट को इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। इसमें वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताएगी। पॉइंट नंबर 1 देखें, लिंग्विस्टिक सिस्टम सच एज ग्रामर रूल्स एंड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो इस चीज़ की जरूरत होती है कि उन्हें ग्रामर रूल्स का पता होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वर्ड्स का पता होना चाहिए, कि उनके पास वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तभी वो क्या कर सकते हैं, रिटन टेक्स्ट को डिकोड कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिटन टेक्स्ट। तो डिकोड द रिटन टेक्स्ट, ठीक है, ये वही पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, लिंक्ड विद डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। अब बता दें कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के साथ भी क्या करती है, लिंक करती है। किस तरह से लिंक करने के, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो लिंक करती है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के साथ, क्योंकि डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का मतलब भी क्या है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना किस तरह सेंटेंस आपस में कनेक्टेड है, किसी भी टेक्स्ट में किस तरह सेंटेंस कनेक्टेड है, उसको हम लोग डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस कहते हैं। और ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई कोहेसिव लिंक। अच्छा, फेलियर टू आइडेंटिफाई कोहेसिव लिंक्स में कॉज प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, कोहेसिव डिवाइसेस का सही से पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा, टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट्स को। अब कोहेसिव लिंक का मतलब है कि इस तरह के वर्ड्स जो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एंड, बट, बिकॉज, हाउ एवर, प्रोनाउंस हो गए। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, आइडियाज को कनेक्ट कर रहे होते हैं इन टेक्स्ट। और अगर स्टूडेंट जो है वो इन लिंक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है कि वो मीनिंग को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मीनिंग को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है उनसे। वोकैबुलरी एज क्रिटिकल एरिया इन रीडिंग प्रोसेस। वोकैबुलरी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे वर्ड रिकग्निशन का बताया एंड इफेक्टिव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि जब स्टूडेंट्स जो है ना वर्ड्स को क्विकली और ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लें, वो कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको फौरन फौरन क्विकली रिकॉग्नाइज कर जाए, उनकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथली और फ्लुएंटली जो है वो टेक्स्ट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी हेल्प्स फ्लुएंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ड रिकॉग्निशन जो है वो एक फ्लुएंट रीडिंग रीडर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ठीक है, मैचिंग लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट विद लिंग्विस्टिक लेवल ऑफ लर्नर इज नीडेड। सॉरी, इसका मीनिंग क्या है कि जो लैंग्वेज जो है वो रीडिंग टेक्स्ट की, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द रीडिंग, जो रीडिंग टेक्स्ट की लैंग्वेज है ना वो स्टूडेंट्स के लिंग्विस्टिक लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। यानी कि जो हम लोग टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके लिंग्विस्टिक लेवल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 69, टीचिंग रीडिंग एंड प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस। अब यहाँ पे प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस हमारे पास क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि ये एक एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट द राइटर रियली वांट्स टू से, नॉट ओनली द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। यानी कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, यानी कि जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जो कि राइटर डायरेक्टली नहीं की, ठीक है, उस चीज को अंडरस्टैंड करना, इंटेंडेड मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, उसको हम लोग कॉम्पिटेंस, प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके भी कुछ नीचे इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्चुअल इश्यूज विद इन विच अटरेंस टेक्स प्लेस। यानी कि स्टूडेंट्स को जो है ना वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए जिसमें स्टेटमेंट जो है वो यूज की जा रही है। ठीक है, पोलाइटनेस इश्यूज आ जाते हैं या सोशल मीनिंग। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि लैंग्वेज जो है ना वो हमें पोलाइटनेस शो करती है, रिस्पेक्ट शो करती है, एटीट्यूड शो करती है। इस चीज रीडर को चाहिए कि वो इन सब फैक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। इन इंटेंडेड मीनिंग, यानी कि इंटेंडेड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। इंटेंडिंग मीनिंग वही होता है जो कि राइटर ने डायरेक्टली तो टेक्स्ट में उसने नहीं कहा, यानी कि उसके जो वर्ड्स हैं, लिटरल, जो वर्ड्स की लिटरल मीनिंग है, ठीक है, वो तो उनकी मीनिंग अलग है, लेकिन क्या है कि वो कुछ ऐसे क्लूज दे देता है जिनकी बेस पर हम लोग उसके इंटेंडेड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो कि उसने डायरेक्टली टेक्स्ट में नहीं की होती। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि रीडर मस्ट बी अवेयर ऑफ अ सेट ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्निकल लिंग्विस्टिक डिवाइसेस। अब यहाँ पर वो क्लूज का आगे क्लूज जो टेक्स्ट में होते हैं यूज़ किए जाते हैं, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, ठीक है। ग्राफोनिक यूज होते हैं, सिंटैटिक यूज, सिमेंटिक यूज होते हैं। यहाँ पे इन्होंने टाइपोग्राफिकल बताया, लेक्सिकल बताया, सिंटैटिक बताया, ठीक है। हम यहाँ पे बताया गया, यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्यूज की अवेयरनेस उनके पास होनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके, हम लोग वो क्यूज को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ग्राफिक और टाइपोग्राफिकल जो है वो हमारे पास सेम क्यूज होते हैं, ये कि जैसे कि पंक्चुएशन होगी, बोल्ड या इटैलिक वर्ड्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफिक या टाइपोग्राफिकल क्यूज होते हैं। लेक्सिकल क्यूज हमारे पास क्या होते हैं? चॉइस ऑफ वर्ब और एडवर्ब, ठीक है, उसको हम लोग लेक्सिकल क्यूज कहते हैं। सिंटैक्टिक क्यूज हमारे पास होते हैं, यानी कि स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लाइक क्लेफ्ट सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल के इट वाज अली हु सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं? सिंटैक्टिक क्यूज होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ना इसका क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन या क्लेफ्ट सेंटेंस का जो है वो कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास एक स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ग्रामर में, जिसमें हम लोग जो कि यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस की किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को एम्फिसाइज करने के लिए, ठीक है। और ये एक सिंपल सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ताकि जो है वो एक एलिमेंट पर ज़्यादा जो है वो जोर दिया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ कि अली ब्रोक द विंडो, ठीक है। ये अब क्या एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग लेफ्ट सेंटेंस को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कि इट वॉज अली हु ब्रोक द विंडो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारे पास इट वॉज एंड हु डैट, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं किसको? अली को एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं, या क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? सिंटैक्टिक क्लूज होते हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो क्लूज नॉलेज होता है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है कि वो इंटेंडेड मीनिंग को या इंटेंडेड मीनिंग को क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर एंड वाला पॉइंट है रीसेंट फिनोमेना। मतलब ये रीसेंट फिनोमेना अकॉर्डिंग टू कैन बताया गया, कि अकॉर्डिंग टू कैन जो है वो बताते हैं कि टीचिंग रीडिंग जो होता है ना, वो आजकल टुडे, ठीक है, टीचिंग रीडिंग टुडे वो फोकस करता है प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग पे। जस्ट ग्रामर और वोकेबलरी पर जो है वो फोकस नहीं करता, बल्कि प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग पर भी जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है आजकल। जो हम लोग रीडिंग सिखाते हैं ना बच्चों को, तो उसमें प्रैग्मेटिक अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस किया जा रहा होता है, जस्ट ग्रामर और वोकेबलरी पर फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस जब स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि वो राइटर्स की जो इंटेंशंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकें, और हिडिंग मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट क्लूज गिवन इन द टेक्स्ट, ठीक है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई। बहुत ज़्यादा ईजी पॉइंट्स है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। टॉपिक नंबर 70 देखें, टीचिंग रीडिंग एंड इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस हमारे पास क्या होता है? इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि कल्चर और सोशल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग टेक्स्ट रीड कर रहे हैं उसके कल्चर को, उसके सोशल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और ये स्टूडेंट हेल्प आउट कर सकता है कि वो टेक्स्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ सकें। अब इसके भी कुछ पॉइंट्स बताए गए, जिसमें पहला है कि सोशो कल्चरल नॉलेज रेफर टू सोशो कल्चरल नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट। इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस का बता रहे हैं कि ये रेफर करता है सोशो कल्चरल नॉलेज के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें, इसमें बताया गया है कि नॉलेज ऑफ कल्चरल फैक्टर, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, और ऑफ टारगेट कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बैकग्राउंड ऑफ द टारगेट कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना। इसमें बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फॉर एग्जांपल उनके ट्रेडिशन, उनकी वैल्यूज, उनके लाइफस्टाइल को जो है वो अंडरस्टैंड करना, ताकि टेक्स्ट को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके, अदर क्लियरली अंडरस्टैंड किया जा सके। आगे डायलेक्ट आ जाता है। डायलेक्ट हर रीजन का जो है वो अलग अलग तरह का डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं, उनके अलग वे ऑफ स्पीकिंग होती है, जो कि मीनिंग को इफेक्ट करती है इन रीडिंग, ठीक है। आगे क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को, डिफरेंसेस को लर्न करें बिटवीन कल्चर एंड द टारगेट कल्चर, यानी कि जो उनका अपना कल्चर और जिनका टारगेट कल्चर है उनके दरमियान के जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उनको वो लर्न करें, तो उसको हम लोग क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस कहते हैं। अगला पॉइंट बताया गया कि नॉलेज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स कैन हेल्प पॉसिबल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। ये यहाँ पे बताया गया अकॉर्डिंग टू केल्सी मॉर्किया, डॉनिंग एंड थॉरेल, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली बताया गया कि कल्चर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, यानी कि कल्चरल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, ये स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करता है कि वो मिस इंटरप्रिटेशन से बच सकते हैं, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन से अवॉइड कर सकते हैं।
यानी कि जब उन्हें कल्चरल बैकग्राउंड का पता होगा, उनके कल्चरल फैक्टर्स का पता होगा, जो वो टेक्स्ट रीड कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज रीड कर लर्न कर रहे हैं, उनके कल्चर का पता होगा, तो फिर क्या होगा, वो मिस इंटरप्रिटेशन, उस टेक्स्ट की मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि उसके मीनिंग को करेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे, मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे ड्यूरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशल पर्सपेक्टिव इन रीडिंग। अब सोशल पर्सपेक्टिव इन रीडिंग क्या होता है, ये यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंगली बताया गया कि वो कहती है कि रीडिंग जो है ना, वो अंडरस्टैंड की जा सकती है फ्रॉम अ सोशल पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली लैंग्वेज रूल। यानी कि कह रहे हैं कि सोशल पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है। जस्ट लैंग्वेज रूल्स को लर्न करके हम लोग लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते, बल्कि सोशल पर्सपेक्टिव से भी हमें लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए। अगला लास्ट वन बताया गया है कि टीचिंग ऑफ L2 रीडिंग शुड नॉट बी डिटैच फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि L2 टीचिंग L2 रीडिंग जो है ना, वो हमेशा जो कल्चर, उसमें हमेशा कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो ऐड करना चाहिए। यानी कि उसमें बच्चों को कल्चर और सोशल कॉन्टेक्स्ट का नॉलेज जो है वो देना चाहिए, जस्ट वोकेबलरी और ग्रामर का नॉलेज नहीं देना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब बच्चे सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो उन्हें उस लैंग्वेज का, या वो जिस भी कंट्री की लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, उसके कल्चर्स का, उसकी वैल्यूज का, ठीक है, उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट का, हर चीज को उनको नॉलेज देना चाहिए। सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी सिखा दे इज नॉट इनफ फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो ये हमारे पास टीचिंग रीडिंग और इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंस था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग रीडिंग एंड स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस। अब स्ट्रैटेजी कॉम्पिटेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करना टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बेटर इन बेटर वे, ठीक है। यानी कि डिफरेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके टेक्स्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, उसको स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें जब वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे ना रीडिंग में, ठीक है। तो उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें थ्रू दीज स्ट्रैटेजीज, रीडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पहले पॉइंट बताया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजीज का बताया गया कि क्रूशियल टू डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल, यानी कि रीडिंग स्किल्स के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजीज, ठीक है, रीडिंग स्ट्रैटेजीज। आगे L2 रीडर शुड पोजेस बोथ कम्युनिकेटिव एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज, कह रहे हैं कि L2 रीडर जो होते हैं ना, उससे कम्युनिकेटिव स्ट्रैटेजीज और लर्निंग स्ट्रैटेजीज, दोनों स्ट्रैटेजीज जो है वो उसे यूज करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। आगे उन्होंने बताया हुआ है मेकअप फॉर इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करना। तो ये स्ट्रेटजीज जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती हैं कि वो इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो डील कर सकें। जब वो कोई डिफिकल्ट वर्ड देते हैं या कोई डिफिकल्ट आइडिया देते हैं तो इन स्ट्रेटजीज को यूज करके उस इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इनहेंस कम्युनिकेटिव एक्ट बिटवीन राइटर एंड रीडर, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये रीडर और राइटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है, इनहेंस कर सकती है, सो रीडर जो है वो राइटर के मैसेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है रीडिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड, मतलब यहाँ पे रीडिंग स्ट्रेटेजी बताएगी, इसमें मेटा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, सोशल इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं। आप लोगों उनके, आपको बताती हूँ कि मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल के प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना और अंडरस्टैंडिंग को चेक करना, ये हमारे पास मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में आ जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में हमारे पास क्या आ जाता है, मीनिंग गेस करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना या एनालिसिस करना, ठीक है। सोशल स्ट्रेटजीज में आ जाता है कि टेक्स्ट को डिस्कस करना विद अदर, यानी कि सोशल है ना, तो दूसरों के साथ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट की डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास सोशल स्ट्रेटजीज होती हैं। और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज आप लोगों को पता ही होगा कि इमोशंस को कंट्रोल करना और मोटिवेटेड रहना, वो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेटजीज में आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। अच्छा, अब आगे उन्होंने ना कंक्लूजन बताई भी है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि रीडिंग हमारे पास बेसिकली एक इंटरैक्टिव और एक डीकोडिंग प्रोसेस है, एक इंटरैक्टिव और एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रीडर जो है वो डिकोड करता है वर्ड्स को, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है बाय यूजिंग द लिंग्विस्टिक नॉलेज, थिंकिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। तो मैंने आपको थ्री लाइंस का जो है वो एक सिंपल सा शॉर्ट सा वो एक बता दिया, ठीक है। आप अपने वर्ड्स में इसको देख लेना, बहुत इजी से, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा आज का हमारा लेसन था, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटजीज जो है ना, सॉरी, ये टाइप्स कॉम्पिटेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, क्लेफ्ट कंस्ट्रक्शन का, इसको माइंड में रखना है, ठीक है, फॉर एमसीक्यूज में आ सकता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, चलो आई विल आंसर यू, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, दैट इज लेसन नंबर 14, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक L2 रीडर्स, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।